नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। देश के करोड़ों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर माफिया की उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से जंतर मंतर की सड़कों पर एक अजब ही संग्राम छिड़ा हुआ था। छात्रों का भारी जनाक्रोश, विपक्ष का तीखा हमला और सड़कों पर उतरता गुस्सा। इस भारी दबाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक भूचाल भी आया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ इस्तीफे पर खत्म नहीं हुई। संसद के मॉनसून सत्र में आज आखिरकार केंद्र सरकार ने संसद में नया विधेयक पेश कर दिया। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल। आपको बताते चलें कि ये बिल सिर्फ नीट की परीक्षा तक सीमित नहीं है। यूपीएससी, एसएससी, जेईई, सीयूईटी और रेलवे भर्ती जैसे देश की तमाम बड़ी और प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं को अब इस कानून के दायरे में लाया गया है। अब तक कानून की ढीली गिरफ्त का फायदा उठाकर ये आरोपी अदालतों के चक्कर काटते काटते सालों साल बच निकलते थे। लेकिन ये नया कानून उस पूरे नकल सिंडिकेट पर अब सबसे बड़ी लीगल सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है। सोचिए, इस नए कानून की धार कितनी तेज है। अब केवल पेपर लीक करना ही अपराध नहीं होगा, बल्कि धोखाधड़ी का हर वो रास्ता बंद कर दिया गया है जिससे कोई मासूम छात्र ठगा जाता था। परीक्षा के पहले क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक होना, परीक्षा हॉल के अंदर अवैध मदद पहुंचाना, कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करना या फिर मुन्ना भाई बनकर किसी की जगह किसी और को परीक्षा देने के लिए भेज देना। इन सब चीजों को अब पूरी तरीके से इन सब चीजों पर रोक लगने वाली है। इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पल्लवी राजपूत, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये नया कानून क्या है और ये किस तरीके से काम करने वाला है। बिल्कुल जानसी, हम आपको यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से पेपर लीक को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों छात्र जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उसके बाद से ही ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ था। सवाल उठ रहे थे कि छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है। बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार छात्रों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। इसी को देखते हुए जब प्रदर्शन बड़ा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान तक को इस्तीफा देना पड़ा, तो सरकार सामने आई और सरकार ने एक नया पेपर लीक कानून बनाया। अब ये नया पेपर लीक कानून कैसे काम करेगा, उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस पेपर लीक में 2024 के कानून से क्या कुछ अलग है, ये तमाम बातें जानने के योग्य हैं जो आज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। जान से भी आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रही थी कि अब सिर्फ नीट का इसमें एग्जाम नहीं है, कई और एग्जाम्स को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। लेकिन यहाँ इसके बारे में डिटेल से बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अभी ये बिल पास नहीं हुआ है। संसद में इस बिल को रखना चाह रही है सरकार, लेकिन बहुत ज़्यादा हंगामा इस समय संसद में चल रहा है, बार बार संसद स्थगित हो रही है। इस वजह से ये जो कानून है अभी तक पास नहीं हो पाया है, ये बिल अभी तक पास नहीं हो पाया। अब इस बिल में क्या है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता देती हूँ। तो नए कानून में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो सजा की अवधि को लेकर किया गया है। 2024 के कानून की अगर मैं बात करूँ तो 2024 के कानून के तहत 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान था। संगठित पेपर लीक और नकल गिरोह चलाने वाले, ये जो पूरा प्रावधान था वो एक गिरोह के लिए था। मान लीजिए कोई पेपर लीक होता था 2024 के कानून के हिसाब से, तो जो गिरोह पकड़ा जाता था उसे 3 से 5 साल की जेल होती थी उस कानून के हिसाब से। हालांकि अब जो नए संशोधन के तहत कानून बनाया गया है उसमें ये सजा 10 साल की कर दी गई है, सीधे दोगुनी ये सजा कर दी गई है जान से। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से कि 5 साल का तो ऐसा होता है कि कई बार लोग सोचते हैं बस 5 साल की तो सजाएं ठीक है, काट कर निकल जाएंगे, लेकिन अब दोगुनी सजा कर दी गई है। 10 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा अगर कोई गिरोह पेपर लीक के अंदर पाया गया। और सरकार का ये पूरी तरीके से मानना है जानसी कि पेपर लीक जो है वो कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि संगठित आपराधिक नेटवर्क द्वारा चलाया जाने वाला एक धंधा बन चुका है, ये सरकार का भी मानना है। और वाकई में अगर हम देखें भी तो पेपर लीक जान से किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे पूरा गिरोह चलता है। तो ये पूरा गिरोह अगर पकड़ा जाता है आने वाले समय में, अगर ये बिल पास हो जाए, तो यहाँ अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है, तो वो पूरा गिरोह 10 साल की जेल की सजा काटेगा इस नए कानून के तहत। अब जुर्माने की रकम की भी बात कर लेते हैं। जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है। पहले की अगर हम बात करें तो 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना था, लेकिन अब उसे 10 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पर जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है जान से कि अब इस तरीके के गिरोह चलाने वाले लोगों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसेगा। अब ये गिरोह डरेंगे कि इतनी बड़ी रकम आखिर हम कहाँ से लाएंगे। मान लीजिए कि इस तरीके का कोई कांड फिर से होता है और वो गिरोह पकड़ा गया, तो ये
वाकई में एक भारी भरकम रकम है जिसे चुकाना एक गिरोह के लिए तो मुश्किल काम ही होगा। हालांकि इसमें भी अगर भ्रष्टाचार निकल आए तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस कदर हमारे देश में जड़े जमाए बैठा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये माना जा सकता है कि सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जुर्माने की रकम भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं अगर पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ती है तो दोबारा परीक्षा कराने का पूरा खर्च आरोपी माफिया और संस्थाओं की संपत्ति जब्त करके वसूला जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर पेपर लीक की वजह से कोई परीक्षा रद्द हो गई है तो जो सामने आ रहा है उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आप 10 करोड़ रुपए तो जुर्माना भरेंगे, उसके अलावा आपकी संपत्ति भी जब्त होगी और पूरा खर्चा जो आरोपी होगा या जो माफिया गिरोह होगा उसके द्वारा वसूला जाएगा। जी पल्लवी, आपने से बताया कि अगर गिरोह करता है ये काम तो उसकी जितनी संपत्ति है वो तो जब्त कर ली जाएगी, साथ ही साथ वो जुर्म की जो रकम है वो भी भरेगा। उसके साथ में ये भी प्रावधान है कि वो अपनी सज़ा भी काटेगा 10 साल। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये गिरोह तक सीमित नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी इस चीज़ में फंसता है, अगर वो आरोपी सिद्ध होता है तो उसके लिए भी 8 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और साथ ही साथ ये बात कही गई कि 5 करोड़ जो हर्जाना है वो भी उसको देगा। हम लगातार संसद को देख रहे थे, आज जिस तरीके संसद सत्र चला। पल्लवी, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है या हम सभी लोगों ने जो चीज़ नोटिस करी है वो ये है कि जिस समय संसद सत्र चल रहा था बार बार संसद को जो है स्थगित किया गया। पहले 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे। क्या वजह है? अब तो विपक्ष जो चाह रही थी कि हमारी जो केंद्र सरकार है जिस राह पर चले, या कॉकरोच जनता पार्टी की जो उनकी मांगे रखी गई थी उसको लेकर भी केंद्र सरकार अब नई सही दिशा पे चल रही है। फिर विपक्ष को ऐसा क्या डर सता रहा है कि वो इस जो बिल को मतलब पेश तो हो गया है पर इस बिल को पास नहीं करने देना चाह रही है। क्या उनके जो पुराना इतिहास रहा है उसका डर उनको सता रहा है? क्या उनको खौफ है कि अगर भविष्य में उनकी सरकार आएगी तो कहीं तो इसका खामियाजा उनको ना भुगतना पड़े? आपके इस पे क्या राय है? इसमें 2 पहलू हैं जानसी। पहली चीज़ ये कि अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया गया। अब तो पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए हैं वो। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस पर इस्तीफा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक तरीके से वाहवाही बटोर ली कि देखिए हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है जो उन पर तानाशाही के आरोप लगते रहे। तो एक हम तरीके से मान सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक लाइमलाइट बटोरी कि हमने 36 दिनों के अंदर, दिल्ली में जंतर मंतर पर जब ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था उसके ठीक 36 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो एक तरफ सरकार ने यहाँ पर अपना एक पॉजिटिव साइड रखा। अब दूसरी तरफ खुद नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर संसद से ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक का एक खतरा जो है वो विपक्ष पर मंडरा रहा है कि ठीक है, लोगों के दिमाग में फिर से ये मेंटालिटी बन जाएगी कि नहीं, सरकार हमारी बात सुन रही है, सरकार हमारी बात मानती है कि देखिए अब वो एक नया पेपर के लिए बिल लेकर आए, पेपर लीक को लेकर। तो विपक्ष को एक डर ये भी है कि वापस से इनकी वो पॉजिटिव इमेज ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो वोट बैंक अभी उन्हें खिसकता हुआ नजर आ रहा है वो वापस से कन्वर्ट ना हो जाए, वो फिर से सरकार के पक्ष में ना चला जाए। तो एक पॉइंट हम इसे यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा, हम ये भी मान सकते हैं जैसा आपने कहा कि पहले की सरकारों में भी पेपर लीक होते रहे हैं और ये बात वाकई में सही है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हर सरकार में इस तरीके के हमने देखे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। अभी हाल ही में पंजाब की सरकार के ऊपर भी आरोप लगे हैं क्योंकि पंजाब में भी एक पेपर लीक हुआ 1 हफ्ते पहले ही। अगर इस तरीके का कानून बना तो जो वो राज्य जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं तो कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर उनकी पार्टी का कोई सदस्य या कोई गिरोह उसमें शामिल हुआ तो एक तो पार्टी की इमेज पे भट्टा बैठ जाएगा, दूसरा इतना बड़ा अगर संगठित गिरोह या फिर इस तरीके से कुछ भी बर्स्ट होता है और उसमें पार्टी का किसी का नाम आता है तो वो बहुत बड़ी थू-थू हो जाएगी। तो जो विपक्ष इस मुद्दे को इतना जोर शोर से उछाल रहा था वो खुद बैकफुट पर आ जाएगा, क्योंकि हम माने या ना माने लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से कि इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए। अब क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, तो उसमें ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर ऐसी कंडीशन में किसी विपक्षी दल का इसमें नाम आता है या उनके राज्य का नाम आता है या उनके लीडर का नाम आता है तो ये उनके लिए
अगर हम देखें तो चुनावी नजरिए से बहुत बैकफुट पर आने का काम हो जाएगा। तो ये भी एक हम वजह मान सकते हैं कि संसद में जानबूझकर इस बिल को पेश नहीं होने दिया जा रहा। और एक बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा गया था? इसलिए क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही के कारण या फिर धर्मेंद्र प्रधान खुद ध्यान नहीं दे पाए, इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए देखिए पेपर लीक हो रहा था। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस चीज पर लिया गया तो आप ये सोचिए कितने राज्यों के मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। और अगर उसमें विपक्षी दल के भी मुख्यमंत्री शामिल हुए तो यहाँ पर पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा जान से। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर विपक्ष जो है इस मुद्दे को अभी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि सरकार की जो इमेज है वो फिर से रिकवर हो, फिर से ठीक हो। वो ये भी नहीं चाहते कि विपक्षी दल का कोई नेता उसमें मिल जाए, नहीं तो पंजाब में भी बहुत बड़ा अभी पेपर लीक हुआ है तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं और राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं होता, सबके अपने अपने इतिहास होते हैं, अपने अपने आपराधिक मुकदमे होते हैं। तो उन सबको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, संसद में अभी कोशिश की जा रही है कि ये बिल पास ना हो। ठीक है पल्लवी, तो जिस तरीके से आपने कहा कि कोई दूध का धुला नहीं है राजनीति में, है ना, और हम पंजाब का भी देख रहे हैं, हम कर्नाटक में भी देख रहे हैं जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है। एक आज घटनाक्रम देखने को मिला कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान संसद में पहुंचे तो उनको लेकर नई एक चीज़ जो हमने देखी वहाँ पर कि उनको इस तरीके से पेश किया गया कि मान लीजिए तो गंगा नहा लिए, उनको लेकर उनके नारे लगाए गए, धर्मेंद्र प्रधान की जय हो, इस तरीके से उनकी पॉजिटिव साइड दिखाई गई कि भाई देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने तो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका एक जो मैसेज भी आया देश की जनता और हमारे युवाओं को मुझसे देखा नहीं जा रहा, जिस तरीके से उनकी स्थिति है, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। लेकिन सेम जो आपने से कहा कि इस्तीफा दे दिया, लेकिन डर है विपक्ष को कि उनके स्टेट्स में भी इस चीज़ को लेकर पेपर लीक हुआ है और अगर ये पास यहाँ होता है तो कहीं ना कहीं उनके स्टेट पे भी बात आएगी और वो सब जगह फिर अमेंडमेंट्स होंगे। तो जिस तरीके से हम चीज़ें हम अभी देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर तो नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ये मुद्दा ज़रूर नहीं पेपर को लेकर उठा, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी का जिस दिन हम देख रहे थे प्रदर्शन खत्म होने को आ रहा, तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को लेकर मांग कर रहे हैं, आप उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर्स? पंजाब कहाँ गया, कर्नाटक कहाँ गया? तो उस पर आपको क्या लगता है कि क्यों कॉकरोच जनता पार्टी उनके मुद्दों पर नहीं बोल रही है और क्यों सिर्फ एक केंद्र सरकार पे ही निशाना साधा गया है? जब क्योंकि दीपके आए थे अमेरिका से तो उस समय नीट का ही मामला सबसे ज़्यादा उछला था, नीट के ऊपर ही उन्होंने फोकस रखा। हम अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में वहाँ का एक पेपर लीक हुआ, राज्य सरकार का कोई पेपर लीक हुआ, उसमें नीट का नाम नहीं था। तो एक हम ये मान सकते हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर ही दीपके की स्ट्रैटेजी थी कि नीट के, क्योंकि नीट का पेपर ऐसा था जो बार बार लीक हो रहा था, परीक्षा रद्द हो जा रही थी और जिन छात्रों ने अपनी जान दी वो भी वही छात्र थे जो नीट का पेपर देकर आए थे। तो दीपके का सारा फोकस सिर्फ नीट के इर्द गिर्द था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वही अपनी रणनीति अपनाई और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। यहाँ दो चीज़ें हैं, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी उस सरकार के लिए जहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होता। तो ऐसी सरकार जिनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार से आपने उनके एक इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता का अगर इस्तीफा लिया है तो ये कॉकरोच जनता पार्टी की अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। क्योंकि मोदी सरकार से जुड़ा मामला था तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर भी सुर्खियों में रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में लिए इस पूरे प्रोटेस्ट को, सीजेपी का पूरा जो प्रोटेस्ट था उसको इंटरनेशनल लेवल की मीडिया ने भी उठाया। अगर बात सिर्फ पंजाब की होती तो शायद दीपके को भी उतनी लाइमलाइट नहीं मिलती या सीजेपी को उतना लाइमलाइट नहीं मिलती जितना मोदी सरकार को टारगेट करने पे लाइमलाइट मिली। आप देखिए ना, अब उसके बाद अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया गया, बीच में खुद प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे के नारे लगने लगे, अब E20 को लेकर नितिन गडकरी के इस्तीफे के नारे लगने लगे। तो एक नया मुहिम चल गई है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ये भी 3 दिन से 3 मिलियन पे पहुंच गया है। तो ये सब क्या है, ये क्यों इस तरीके से चीजें हो रही हैं? अभी नए नए आंदोलन, अभी 4 अगस्त को मैंने खबर भी बनाई है, 4 अगस्त को एक और संसद मार्च निकलने वाला है जो है कि गाड़ी बचाओ आंदोलन इथेनॉल को लेकर। तो ये अब लोगों को मोटिवेशन मिल गया है कॉकरोच जनता पार्टी, सरकार इस्तीफे देती रहेगी और हम मांग करते रहेंगे कि अगर हम इस तरीके से आंदोलन चलाते रहेंगे सीजेपी की तरह तो हम भी लाइमलाइट में आ जाएंगे। देखिए कई बार ये होता है कि राजनीति में लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं, चर्चा में रहना चाहते हैं। जब तक चर्चा में नहीं रहेंगे तो लोग आपको जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? तो कई बार
इसलिए भी मुद्दे उठा दिए जाते हैं कि ठीक है कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया पे लाइमलाइट मिल जाएगी, लेकिन हाँ जो ज़मीनी स्तर से जुड़े मुद्दे हैं जैसे इथेनॉल का मुद्दा है वो वाकई लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा मुद्दा है, तो उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आरक्षण का मुद्दा अभी दूर दूर तक नहीं है जानसी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के मुद्दे बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी रखते हैं आज के टाइम पे। लेकिन पल्लवी एक चीज देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से शुरू हुई थी, इंस्टाग्राम और एक्स से, ठीक है, और सेम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो ये शुरू हुआ है ये भी 3 दिन में, 2-3 दिन महज इनको हुए हैं और 3 मिलियंस ले गए हैं, ये भी इनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, तो ये भी सोशल मीडिया से शुरू हुआ है। तो क्या सोशल मीडिया का दौर इतना ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा फिर पीएम भी एक्टिव हो गए इंस्टा पे आके एकदम से, तो क्या पीएम को समझ में आ गया है कि क्या एल्गोरिदम का खेल है, क्या इंस्टाग्राम का खेल है, और जिस तरीके से भी नए नए आंदोलन शुरू हो रहे हैं, क्या सबके दिमाग में बैठ गया है कि अगर कुछ सोशल मीडिया से शुरू होता है तो वो ज़मीनी स्तर तक पहुंचता है और उसमें बदलाव भी होता है। जानसी यहाँ गौर करने वाली बात ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सोशल मीडिया ही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ही सबसे ज्यादा अपनी पकड़ बनाई थी, उसे ही स्ट्रॉन्ग किया था और उसके बाद वो सत्ता में आए थे। उससे पहले इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किसी और पार्टी ने नहीं किया था। उनका फोकस रहता था कि हम लोगों के बीच में जाएं, हम रैलियां करें, जो चला आ रहा है पारंपरिक जिसे कहते हैं वो उस पर फोकस करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर ही पकड़ बनाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना इतना प्रचार किया, इतना पॉजिटिव प्रचार किया कि वो सोशल मीडिया से ही इतने ज्यादा फेमस हो गए। खुद नरेंद्र मोदी की छवि सोशल मीडिया से चमकी। तो सोशल मीडिया का खेल बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है। अब हाँ, देर आए दुरुस्त आए, इंस्टाग्राम शायद पीएम मोदी भूल गए होंगे कि इस पे भी हमें वीडियो पोस्ट करते रहना चाहिए, अदरवाइज इतिहास रचा है भाई, 24 घंटे में मिलियंस पहुंचाए हैं उन्होंने। तो दुनिया के जाने माने नेता हैं वो जानसी, तो ये एक बड़ी बात है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं अमित मालवीय जी, जो पूरा देखते हैं सोशल मीडिया का विभाग, वो तो जाने ही इसके लिए जाते हैं कि उनसे ज़्यादा बेहतर सोशल मीडिया पर अगर कुछ नैरेटिव सेट करना है तो कोई नहीं कर पाएगा। तो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की। अब क्योंकि आपने जैसा बताया आरक्षण आंदोलन जो सोशल मीडिया से चला, अब देखने वाली बात रहेगी कि ये कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये मुद्दा अभी उतना गर्म नहीं है, तो शायद इसे उतनी हवा ना मिले इस मुद्दे को। जंतर मंतर पर प्रदर्शन अगर आप करने आ गए हैं तो अलग बात है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जंतर मंतर पर कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चलता रहता है अपनी कुछ ना कुछ मांगों को लेकर। लेकिन नीट का मुद्दा बड़ा था जानसी, और जिस तरीके से छात्रों ने सुसाइड किया, छात्र युवाओं की बात थी, देश के भविष्य की बात थी। इस देश का युवा इस देश का भविष्य है, तो उनके भविष्य की अगर कोई बात करने आया है, वो भी अमेरिका से एक लड़का अकेले चल कर आया, उसने जगह जगह प्रदर्शन किए, रैलियां निकाली, उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई कि वो जंतर मंतर पर आके बैठे। तो उनकी एक अपनी एक अलग जर्नी रही है, अगर मैं सीजेपी की बात करूं या दीप्ति की बात करूं। तो ऐसे में अब कोई और आंदोलन सोशल मीडिया से उठ रहा है, वो कितना चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी, तो पल्लवी आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को सब चीज़ें बताई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो या अमेंडमेंट को लेकर हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है जो सबके मन में चल रहा है कि एंटी पेपर लीक बिल आया, विधेयक जो है संसद में उसको पेश किया गया। अगर, क्योंकि देखिए कोई भी कानून एकदम से ऐसे विधेयक पास नहीं हो जाता, समय लगता है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति अंत में उसको मोहर लगा के उसको बताती है कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो ये चीज़ अब हम देख रहे हैं कि अब लोकसभा में पेश किया गया है, क्या लोकसभा में पेश होने के बाद आपको लगता है जो दोषी, जो अभी करंट नीट के दोषी जिनको जो ढूंढे हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, क्या उनको नए बिल के तहत सजा दी जाएगी या पुराने बिल के तहत जो 2024 का बिल है उसके तहत, जो कानून है उसके तहत सजा दी जाएगी? क्योंकि अगर नए कानून के तहत सजा दी जाती है तो बात वही है, 10 करोड़ रुपए और 10 साल तक की सजा, ठीक है। लेकिन अगर पुराने के हिसाब से दी जाती है तो फिर भी बहुत चांसेस है कि वो बच के निकल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके लिए क्या नई जो कानून है, कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? देखिए, अभी जिन्हें गिरफ्तार किया गया जानसी, वो पुराने कानून के तहत ही गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि नया पेपर लीक का कानून का जो बिल है वो अभी सिर्फ पेश किया गया है, वो पास नहीं हुआ है। तो जब तक कोई बिल पास नहीं होता, उस पर राष्ट्रपति की मोहर नहीं लग जाती, तब तक वो बिल कानून नहीं बनता है, वो अभी नहीं आएगा। तो अभी जितने लोग पकड़े गए हैं वो पुरानी धाराओं के तहत और पुराने कानून के तहत पकड़े गए हैं, तो उन पर जो भी सजा मुकर्रर की जाएगी वो पुराने कानून और पुराने धाराओं के तहत ही की जाएगी, ये इसमें है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी
ये बिल हाल फिलहाल में पास हो जाता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नए बिल के तहत उन पर कार्रवाई हो। अदरवाइज अभी तक क्योंकि बिल कानून नहीं बन पाया, बिल पास नहीं हो पाया है, तो पुराने कानून और पुराने धाराओं के तहत ही उन पर मुकदमा तो किया पल्लवी, जाए। एक सवाल सबके महज में जो अभी भी रहता है, जहन में रहता है, वो ये है कि चलिए ठीक है, जिनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया, हो सकता है उनको पुराने कानून के तहत उन पे जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, लेकिन बिल पास होने के बाद जो बड़े बड़े सरगने बैठे हैं उनकी अगर गिरफ्तारी होती है और बिल पास हो गया और उसके बाद ये चीजें हुई, तो फिर कौन सा कानून अपनाया तब जाएगा? नए कानून के तहत होगी। जब कानून बन गया है तो उसके बाद सारे जो मुकदमे चलेंगे, जो गिरफ्तारियां होंगी, वो नए कानून के तहत होगी। तो यानी कि 60 दिन के अंदर वो ट्रायल चलेगा, 90 दिन के अंदर कानून को जो है अपना जजमेंट देना होगा, सब कुछ फास्ट ट्रैक पे चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का, क्योंकि इस पूरे नए कानून में ये भी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। ये एक पॉइंट रह गया था, तो ये भी बता दें हम कि ये पूरी तरीके से इस कानून के अंदर है कि मुकदमा अब सालों साल नहीं खिंचेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सख्त लाइन जो है वो तय कर ली गई है, यानी कि एसटीएफ को, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को मामले की जांच अधिकतम 60 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी। जैसा कि मेरी सहयोगी जानसी ने भी बताया कि 60 दिन के अंदर अंदर एक मामला जो है, मुकदमा जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसे सालों साल लटकाया नहीं जाएगा। वहीं हर राज्य में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी और ये कोर्ट चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुना देगी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो भी गठन का इस कानून के तहत प्रावधान रखा गया है। एक चीज़ और है कि अधिकारी और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी लपेटे में आएंगे। ये बिल केवल अभ्यर्थियों या गिरोहों पर गाज नहीं गिराएगा, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही तय करता है। ये भी इस कानून के अंदर प्रावधान रखा गया है, यानी कि जितनी भी जो सेंटर्स होते हैं जो परीक्षा आयोजित कराते हैं, निजी एजेंसियां जो होती हैं, कंप्यूटर सेंटर्स या वेंडर्स की भी अगर पेपर लीक में लापरवाही पाई गई तो उन पर भी 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि परीक्षा वहां पर हो रही है तो आप बच के निकल के कि जी हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर जरा सी भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रावधान भी इसमें किया गया है। उसके अलावा परीक्षा अधिकारी जो परीक्षा के दौरान वहां पर मौजूद रहते हैं, जिन पर जिम्मेदारी होती है परीक्षा को सही तरीके से पूर्ण कराने की, अगर उनकी मिली भगत या लापरवाही पाई जाती है तो इसी तरीके के जो जुर्माना है वो उन पर भी लगाया जाएगा और उन्हें भी अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। डिजिटल नकल जो है उसको रोकने की भी पूरी कोशिश सरकार इस कानून के तहत कर रही है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज को देखते हुए सरकार अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और उनके हिसाब से अगर एआई से नकल, परीक्षा सिस्टम की हैकिंग, डिजिटल पेपर ट्रांसफर, सर्वर से छेड़छाड़ जैसे साइबर अपराध के जरिए होने वाली धांधली को भी इस कानून में शामिल किया गया है। तो काफी अच्छा और काफी सख्त कानून सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। जानसी, उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसी ये जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। जी पल्लवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों को सब समझाया अच्छे तरीके से, चाहे वो नया कानून हो, पुराना कानून हो, क्या सज़ा दी जाएगी, कितने सज़ा का प्रावधान है, क्या जुर्माना होगा। देखिए, इस बिल को पेश कर दिया गया है लोकसभा में, आगे क्या होता है, क्या सदन में इसको पास किया जाएगा, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति कैसे मोहर लगाएंगी, ये सब चीज़ें भविष्य की बातें हैं जिसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता की यही मांग थी, कॉकरोच पार्टी की यही मांग थी, और अब जब उसको आगे कराया जा रहा है, उस दिशा कदम में जब आगे सरकार बढ़ रही है, तो विपक्ष एक बहुत बड़ी बाधा बन के आ रहा है। आगे इस पूरे कानून पर क्या होता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्या ये पास होगा या नहीं, जो भी इस न्यूज़ पर जो भी घटनाक्रम हमारे पास सामने आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।